morning, students. Yesterday we have completed with the topic that is secondary sexual characters in case of male and female. So today we are going to proceed with the topic that is male reproductive system. क्योंकि हम जो टॉपिक कर रहे हैं that is reproductive system in case of animals या reproduction in case of animals. So firstly we are proceeding with the topic male reproductive system. तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑर्गन्स व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एज वेल एज द डिलीवरी ऑफ स्पर्म्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेल इनटू द फीमेल वेजिना. कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो सेट ऑफ ऑर्गन्स आते हैं, यानी वो ऑर्गन्स का वो कंप्लीट सेट आता है व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो या तो स्पर्म्स की प्रोडक्शन से डील करता है एंड आफ्टर दैट हेल्प दो स्पर्म्स टू डिलीवर आउटसाइड द बॉडी. तो कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये वो ऑर्गन है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ये वो पेयर ऑफ टेस्टिस है व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, यानी सारे के सारे स्पर्म्स यही टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. एंड आफ्टर दैट दिस इज दैट कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गन्स. ये जो ट्यूब्स, डक्ट्स, ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये वो सारा सिस्टम है व्हिच हेल्प देम टू रिलीज आउटसाइड द बॉडी, जो बॉडी से आउटसाइड रिलीज होने में हेल्प करता है. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. दो पार्ट्स इसके होते हैं. वन आर द एसेंशियल ऑर्गन्स, अनदर वन आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स. एसेंशियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन से डील करते हैं एंड दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस. जो क्या है अपने आप में पेयर ऑफ टेस्टिस. एंड दिस इज द पेयर ऑफ टेस्टिस. वन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, अनदर वन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड इन द आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द मेल, जो कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है. अब देखिए क्या कहते हैं कि why these testes are present outside the abdominal cavity of the male. ये मेल की एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों प्रेजेंट होती हैं? Because the sperms they require 35 to 36 degree Celsius temperature for their maturation. बट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं तो दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो स्पर्म्स को मैच्योर होने के लिए हमेशा क्या चाहिए? 1 डिग्री लेस टेम्परेचर, 1 और 2 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. तो अगर ये टेस्टिस बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होती तो इनका भी टेम्परेचर कितना होता? 37 डिग्री सेल्सियस. तो स्पर्म्स कभी भी मैच्योर नहीं हो पाते. इसीलिए स्पर्म्स को मैच्योरेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज 35 to 36 डिग्री सेल्सियस. 35 से 36 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए नाउ व्हाट वी कैन से दीस टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. इसीलिए टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट है. अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज वी कैन से टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. अब टेस्टिस के अंदर ही बात हो रही है, एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन. The hormone name is testosterone, and this testosterone hormone it help in the production of secondary sexual characters. Secondary sexual characters. ये secondary sexual characters को we can say arise होने में help करता है in case of male. तो कौन से होते हैं secondary sexual characters? अभी last lecture में हमने पढ़े थे. Appearance of beard and buttocks, broadening of the shoulder, deepening of the voice. ये सारे क्या हैं? Secondary sexual characters. तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टिस के अंदर ही प्रोड्यूस होता है वो हेल्प करता है अराइजिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ द मेल्स. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एक्सेसरी ऑर्गन्स. अब हम बात करते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में. तो एक्सेसरी ऑर्गन्स वो सारे ऑर्गन्स हैं व्हिच हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ दोज स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड द बॉडी. जो टेस्टिस से लेकर के स्पर्म्स को और बॉडी से बाहर तक लेकर आएंगे वो कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गन्स जो है वो किसके अंडर आता है? एक्सेसरी ऑर्गन्स. अब एक्सेसरी ऑर्गन्स के अंदर तीन तरह के ऑर्गन आते हैं. फर्स्ट वन आर द एक्सेसरी डक्ट्स, यानी ये जो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू स्पर्म्स फ्लो करेंगे और बॉडी से बाहर आएंगे. आफ्टर दैट एक्सेसरी ग्लैंड्स. ये ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड. दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दिस इज वी कैन से हियर इज द this one is bulbourethral gland. This is bulbourethral gland. ये bulbourethral gland है हमारे पास. ये तीन ग्लैंड्स हैं जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, अल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करेंगी ताकि स्पर्म बीच में मरे ना और बीच में कहीं चिपके भी ना. Is it clear? So that it can travel its complete path, ताकि वो अपने पूरे पाथ को ट्रेवल करे. ऐसा ना हो कि बीच में कहीं पर मर जाए, उसकी डेथ हो जाए एंड वी कैन से कहीं पर भी स्टिक हो जाए. After that the supporting organs. ये वो organs हैं which help to carry out the
सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैरी आउट करने में हेल्प करेंगे, दोज आर कॉल्ड टू बी द स्पॉटिंग ऑर्गन्स। सो नाउ लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। तो देखिए वेरी फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेसरी डक्ट्स। हम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली देयर आर 4 एक्सेसरी डक्ट्स, 4 एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं। Very first is the pair of epididymis. This is the pair of epididymis which is present just above the testes, जो कि testes के just ऊपर present होती है। It is very highly coiled tube. ये बहुत coiled tube होती है, बहुत घुमावदार ट्यूब होती है, बहुत नैरो होती है यानी पतली होती है। After that it is muscular in the nature, सिर्फ मसल से मिलकर ये बनी होती है। तो what we can say, the very first is a pair of epididymis. सबसे फर्स्ट जो होती है दैट इज अ पेयर ऑफ एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस इसी तरह से हम इनको अगर देखते हैं तो वेरी फर्स्ट इज एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया, अ पेयर ऑफ एपिडिडमिस। तो दिस इज द पेयर ऑफ एपिडिडमिस। ये वो पेयर है, वी कैन से वन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, वन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। ये आपको लेटरल व्यू दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, यानी साइड सेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसे खड़ी होती तो आपको मेरा सिर्फ ये वाला हाथ दिखाई देता है। इज इट क्लियर? इन द सिमिलर मैनर दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर कहते हैं दिस इज अ पेयर ऑफ एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म टेस्टिस से निकलते हैं दे रीचेस टू द एपिडिडमिस, ये एपिडिडमिस के अंदर आ जाते हैं एंड दे स्टे हियर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रुकते हैं एंड गेन द मैच्योरिटी, यहाँ पर ये मैच्योरिटी गेन करते हैं। इज इट क्लियर? After that the sperm passes to the next gland, इस वाले gland के अंदर sperms चले जाते हैं and this is called as a vasa differentia. Again this vasa differentia is also paired. So what we can say, the second is a pair of vasa differentia. ये भी paired होती है। Is it clear? A pair of vasa differentia which used to surround the urinary bladder, जो कि urinary bladder के चारों तरफ ऊपर से घूमते हुए इस तरह से आती है। It used to surround the urinary bladder and just provide a path to the sperms, जो कि एपिडिडमिस से लेकर और आगे किसमें चले जाते हैं, वासा एफ्रेंशिया में। इससे आगे ये जो डक्ट आती है दिस इज कॉल्ड टू बी द वासा एफ्रेंशिया। इसको हम थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आए। देखिए ऊपर से थोड़ी मोटी होकर आ रही है और यहाँ पर आकर ये थोड़ी सी नैरो हो गई है, थोड़ी पतली हो गई है इस तरह से, और थोड़ा सा पतला कर देते हैं ऐसे क्लियरली। सो दिस रीजन इज कॉल्ड टू बी द वासा एफ्रेंशिया। ये वासा एफ्रेंशिया रीजन है। तो वासा डिफरेंशिया का फंक्शन सिर्फ इतना ही है कि यहाँ से स्पर्म्स को लेगा, इस तरह से इसके अंदर से स्पर्म्स ट्रेवल करते करते और कहाँ चले जाएंगे, इस रीजन में चले जाएंगे एंड दिस रीजन इज कॉल्ड टू बी द वासा एफ्रेंशिया। दिस रीजन इज कॉल्ड टू बी द वासा एफ्रेंशिया। अब वासा एफ्रेंशिया में जाने से पहले एक ग्लैंड आती है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा थक गया है तो इसको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो इट इज रेडी फॉर गिविंग द नरिशमेंट। दिस इज सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड इसे एक एल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करेगी व्हिच विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस स्पर्म, जो इस स्पर्म को क्या प्रोवाइड करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। सो व्हाट वी कैन से, इट प्रोवाइड नरिशमेंट एज वेल एज मोटिलिटी टू द स्पर्म। अब ये स्पर्म और एल्कलाइन फ्लूइड मिल करके स्पर्मेटिक फ्लूइड बनाते हैं और उसी को हम कहते हैं सीमन, या उसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सीमन। कि स्पर्म और यहाँ से जो एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज हो रहा है दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, यानी अब एक मिक्सचर तैयार हो गया एंड दैट मिक्सचर इज कॉल्ड टू बी द सीमन या स्पर्मेटिक फ्लूइड। अब वो स्पर्मेटिक फ्लूइड जो है वो इस डक्ट के थ्रू ट्रेवल करेगा, दैट इज वासा एफ्रेंशिया, जो बहुत छोटी सी ट्यूब है, जो बहुत छोटी सी ट्यूब है, नैरो है, कॉइल्ड नहीं है एंड आफ्टर दैट इसका भी क्या फंक्शन है, सिर्फ स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना। अब देखिए फिर से दो डक्ट आ जाती हैं, दो ग्लैंड आ जाती हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एज वेल एज दिस इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। दोनों ग्लैंड फिर से इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, फिर से एल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करेंगी ताकि जो स्पर्म्स हैं वो क्या कंटिन्यूड वाइटल रहे, यानी वो जिंदा रहे, वो किसी तरह से किसी भी रीजन से उनकी डेथ ना हो। नाउ आफ्टर दैट दिस में आल्सो बी कॉल्ड एज वासा एफ्रेंशिया का ही दूसरा नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। This may also be called as the ejaculatory duct. तो ejaculatory duct या वासा एफ्रेंशिया अब आगे कंटिन्यू करेगी किसके साथ, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब आकर के इसके अंदर मिल जाएगी एंड दिस वन डक्ट इज कॉल्ड टू बी द यूरिथ्रा, ये कहलाएगी यूरिथ्रा। एंड थर्ड कौन सी पढ़ी हमने, दिस इज वासा एफ्रेंशिया, अ पेयर ऑफ वासा एफ्रेंशिया। या एफ्रेंशिया का ही दूसरा नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, इसी का ये दूसरा नाम है, दैट इज इजैकुलेटरी डक्ट।
और फोर्थ द लास्ट वन, इसके बाद ये जो डक्ट आती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली ट्यूब भी इसमें मिल जाती है और ये भी इधर से आ रही है, दोनों मिलकर कंबाइन हुई और आगे बढ़ी, दिस इज कॉल्ड टू बी द यूरेथ्रा। सो लास्ट इज यूरेथ्रा जो कि सिंगल ट्यूब है, बस ये पेयर्ड नहीं है, बाकी सारी क्या होती है, पेयर्ड होती है। यूरेथ्रा इज नॉट पेयर्ड, दिस इज द सिंगल डक्ट which is 18 to 20 centimeter long duct, 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है and this is the largest duct of the male reproductive system, male reproductive system की ये largest duct होती है। Now what we can say, अब इस यूरेथ्रा के दो फंक्शन होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, one is to release the spermatic fluid, एक तो spermatic fluid को बॉडी से बाहर रिलीज करती है और सेकंड यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वही वो भी इसी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है फ्रॉम द बॉडी। सो नाउ व्हाट वी कैन से, दिस यूरेथ्रा हैज टू फंक्शंस, very first is the release of sperms into the female vagina and second is we can say release of urine outside the body या to excrete out the urine from the body से यूरिन को बाहर निकालने का। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज सपोर्टिंग ऑर्गन्स, कि वो ऑर्गन्स व्हिच हेल्प टू कैरी आउट द वी कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स अमंग द मेल एंड फीमेल। सेक्सुअल इंटरकोर्स को कैरी आउट करने के लिए जो ऑर्गन्स यूज होते हैं, तो वेरी फर्स्ट इज दिस वन, above the testes a thin pouch of skin is present and that is called to be the scrotum, उसी को हम कहते हैं स्क्रोटम, SCROTUM, दिस इज स्क्रोटम। तो फर्स्ट तो होता है स्क्रोटम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द पेनिस, दो सपोर्टिंग ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट इज स्क्रोटम एंड सेकंड वन इज द पेनिस, PENIS, पेनिस। तो देखिए स्क्रोटम, स्क्रोटम जो है अपने आप में ये सिर्फ स्किन का एक पाउच है जो कि टेस्टिस को होल्ड करता है आउटसाइड द बॉडी। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स को मैच्योरेशन के लिए 1 से 2 डिग्री या 2 से 3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए। After that, above this urethra, there is a covering of muscles. Muscles की एक covering होती है, which is called as the penis. इस covering को हम कहते हैं penis. This penis help to carry out the sexual intercourse among the male and the female. ये penis जो है, it act as a copulatory organ. Copulation we can say the sexual intercourse. It help to carry out the sexual intercourse among the male and the female. In short, but I can say male reproductive system consists of two parts, essential organ, accessory organ. Essential organs are a pair of testes. Testes होती हैं outside the abdominal cavity, इनके अंदर sperms का production होता है और after that what we can say in short the testosterone hormone release होता है। testosterone help करता है किसमें, arising of secondary sexual characteristics। इसके बाद आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो स्पर्म्स को आप बॉडी से बाहर, टेस्टिस से बाहर और वी कैन से बिल्कुल बॉडी से बाहर आने में हेल्प करेंगे। ये कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज सपोर्टिंग ऑर्गन। एक्सेसरी डक्ट्स वो सारी ट्यूब लाइंस हैं, वो सारी ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करते हुए बॉडी से बाहर आ जाता है। वो इसी सीरीज में रहेंगी, पेयर ऑफ एपिडिडमिस, वासा डिफरेंशिया, एफ्रेंशिया एंड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा सिंगल होती है, बाकी सारी क्या होती है, पेयर्ड होती है। After that, accessory glands, 3 gland बताई मैंने, first is seminal vesical gland, second is prostate gland and third one is the bulbourethral gland। तीनों का एक ही फंक्शन होता है, that they provide alkaline fluid to the sperms। वो sperms को alkaline fluid provide करती हैं so that sperms may be vital as well as motile, ताकि sperm आगे मूवमेंट करता रहे और जिंदा रहे अपने आप में, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और मोटेलिटी प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को। अब देखिए ये जो फ्लूइड प्रोवाइड करती है वो एल्कलाइन होता है नेचर में, क्यों? क्योंकि जब स्पर्म्स को रिलीज किया जाता है इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, तो वहां वेजाइना के अंदर जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक और ये होता है एल्कलाइन यानी बेसिक इन द नेचर। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल मीडियम क्रिएट हो जाता है और जब न्यूट्रल मीडियम क्रिएट होगा तो स्पर्म्स को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये एल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करती हैं। Now after that what we can say, the supporting organs, ये वो 2 organs है, scrotum as well as penis। scrotum skin का एक pouch है जो कि testis के ऊपर present है to hold them outside the body and the next is penis। penis is the muscular organ which act as a copulatory organ among the male and the female। So I think that's all for today. Thank you and have a nice day।